नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश में टीवी न्यूज चैनलों के स्वनियमन के लिए गठित निजी और स्वैच्छिक संस्था NBDSA ने कहा है कि किसान आंदोलन की रिपोर्टिंग में जी न्यूज ने मीडिया एथिक्स यानी आचार संहिता का उल्लंघन किया। इसने 19 नवंबर को अपने आदेश में कहा कि जी न्यूज के वे 3 वीडियो आपत्तिजनक हैं जिनमें किसान आंदोलन को खालिस्तानियों से जोड़ा गया था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार उन कार्यक्रमों का शीर्षक ताल ठोक के खालिस्तान से कब सावधान होगा किसान और ताल ठोक के नहीं माने किसान तो क्या गणतंत्र दिवस पर होगा गृह युद्ध। NBDSA यानी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने यह भी पाया कि जी न्यूज ने झूठी रिपोर्ट दी थी कि लाल किले से भारतीय ध्वज हटा दिया गया था। NBDSA ने जी न्यूज को उन प्रसारणों के वीडियो को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। उसने कहा है कि ये वीडियो यदि अभी भी चैनल की वेबसाइट, यूट्यूब या किसी अन्य लिंक पर उपलब्ध हैं तो उन्हें हटाया जाए। NBDSA ने कहा कि 7 दिनों के भीतर चैनल इसकी पुष्टि करे। कानपुर में बनकर तैयार हुए बीजेपी के भव्य कार्यालय को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया है। प्रियंका ने ट्वीट में खबर को भी साझा किया है जिसमें बताया गया है कि बीजेपी का भव्य कार्यालय महज 2 सालों में बनकर तैयार हो गया, लेकिन उसके ही बराबर में 100 बेड के अस्पताल के लिए लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे हैं, उसमें एक भी ईंट नहीं लगाई गई है। इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने लिखा है कि खराब स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से कानपुर की जनता ने कोरोना के दौरान बहुत कष्ट झेले थे, लेकिन बीजेपी की प्राथमिकता देखिए, अपना भव्य कार्यालय तैयार कर लिया मगर जनता के लिए अस्पताल की एक ईंट भी नहीं रखी। जनता सब देख रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आरएलडी और समाजवादी पार्टी में गठबंधन लगभग तय हो गया है। आज आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक दूसरे के साथ तस्वीर को साझा किया है। जयंत चौधरी ने तस्वीर को ट्वीट कर लिखा है बढ़ते कदम, तो सपा प्रमुख ने कहा है जयंत चौधरी के साथ बदलाव की ओर। बता दें अखिलेश यादव कह चुके हैं कि आरएलडी के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा अंतिम स्टेज में है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को 36 सीटें दे दी हैं। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर अब मुंबई के पूर्व सहायक पुलिस आयुक्त यानी एसीपी अनंत केजले ने संगीन आरोप लगाया है। पूर्व एसीपी का कहना है कि समीर वानखेड़े ने उनके बेटे श्रेयस को फर्जी ड्रग्स केस में फंसाया है। पूर्व एसीपी ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि एनसीबी ने इस साल की शुरुआत में एक झूठे केस में उनके बेटे को गिरफ्तार किया था। हलफनामे में कहा गया है कि श्रेयस की गिरफ्तारी के वक्त समीर वानखेड़े मौजूद थे, लेकिन पंचनामे में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि एनसीबी और समीर वानखेड़े ने उनके बेटे को झूठे केस में फंसाया है। हलफनामे में उनके अपार्टमेंट की इमारत से सीसीटीवी फुटेज को रिकॉर्ड में लेने के लिए प्रार्थना की गई है ताकि समीर वानखेड़े की मौजूदगी के उनके दावे को सत्यापित किया जा सके। जम्मू कश्मीर में कथित मानवाधिकार उल्लंघन के कारण भारत एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निशाने पर है और संयुक्त राष्ट्र तक ने इसकी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष मानवाधिकार दूत ने कश्मीर के मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज की गिरफ्तारी की आलोचना करते हुए कहा है वह आतंकवादी नहीं हैं। विशेष मानवाधिकार दूत मेरी लॉलर ने ट्वीट कर कहा, मुझे परेशान करने वाली खबरें मिल रही हैं कि कश्मीर में खुर्रम परवेज को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर अधिकारी आतंक से जुड़े अपराधों के तहत मामला लगा सकते हैं। वे आतंकवादी नहीं हैं, वो मानवाधिकारों के रक्षक हैं। उन्होंने कहा कि परवेज की गिरफ्तारी कश्मीर में कानूनों के दुरुपयोग का एक और उदाहरण है। बता दें परवेज जम्मू कश्मीर कोalition ऑफ सिविल सोसाइटीज के समन्वयक हैं। वे राज्य में सुरक्षा बलों की ज्यादतियों और आतंकवादी गुटों की हिंसा दोनों के खिलाफ अभियान चलाते हैं। एनआईए ने उन पर आतंकवादी संगठनों के लिए पैसे उपलब्ध कराने के आरोप लगाए हैं। टीएमसी की ओर से त्रिपुरा की बीजेपी सरकार के खिलाफ शीर्ष अदालत में दायर अवमानना याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। टीएमसी ने याचिका में कहा था कि स्थानीय निकाय के चुनाव में उसके उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करने से रोका जा रहा है और हिंसा हो रही है। स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान होना है। सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने त्रिपुरा सरकार के वकील से पूछा कि राज्य सरकार ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया था कि त्रिपुरा सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि स्थानीय निकाय चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार को प्रचार करने से न रोका जाए। टीएमसी के वकील ने कहा कि हालत बेहद गंभीर है और पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने राज्य सरकार से कहा कि वो पुलिस के अधिक से अधिक जवानों को तैनात करे। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व नेता व पूर्व राज्यसभा सदस्य पवन वर्मा तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं।
उन्होंने मंगलवार को दिल्ली में टीएमसी सुप्रीमो व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पवन पूर्व राजनयिक हैं और वे राष्ट्रीय मीडिया में जनता दल यूनाइटेड का पक्ष रखते हुए देखे जाते रहे हैं। ममता बनर्जी ने औपचारिक रूप से पवन वर्मा का पार्टी में स्वागत किया। टीएमसी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। विपक्षी एकता की बात करने वाली ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस लगातार कांग्रेस में सेंध लगा रही है। ममता की पार्टी लगातार अलग अलग राज्यों के कांग्रेस के नेताओं को तोड़ रही है और अपनी पार्टी में शामिल करा रही है। ये असम, गोवा से लेकर बाकी राज्यों में भी किया जा रहा है। इसी क्रम में अब रिपोर्ट है कि कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद आज तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बता दें, ममता बनर्जी इस वक्त दिल्ली के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। कहा जा रहा है कि वो विपक्षी एकता को लेकर बातचीत करेंगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की इस बार मुलाकात ना हो। लगातार नेताओं को तोड़े जाने से कांग्रेस भी ममता बनर्जी से खिन्न बताई जा रही है। बता दें, कीर्ति आजाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं और साल 2018 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस रेट याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के दायरे में आने वाले एक प्लॉट के लैंड यूज में बदलाव को चुनौती दी गई थी। इस प्लॉट पर ही देश के उपराष्ट्रपति के नए आधिकारिक आवास का निर्माण किया जा रहा है। याचिकाकर्ता के वकील की ओर से कहा गया कि एक हरे भरे और खुले क्षेत्र को आवासीय क्षेत्र में बदलना जनहित के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि लगभग 6 एकड़ हरित क्षेत्र पर कब्जा करने का ये प्रस्ताव है। इस याचिका की सुनवाई में न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा कि तो आम लोगों से सुझाव लेना होगा कि उपराष्ट्रपति का घर कहाँ स्थित होना चाहिए। क्या ये अंकगणित की बात है कि 10 मीटर क्षेत्र दिया जाता है तो 10 मीटर क्षेत्र कहीं और प्रदान करना पड़ता है। जस्टिस खानविलकर ने कहा कि हमें एक निर्णय दिखाएं जो कहता हो कि एक बार मनोरंजन क्षेत्र के रूप में वर्णित एक जमीन को बिल्कुल भी नहीं बदला जा सकता है। ये नीति का मामला है और राष्ट्रपति का आवास, उपराष्ट्रपति का आवास कहाँ हो सकता है। हर चीज की आलोचना की जा सकती है, लेकिन आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेता मनीष तिवारी ने अब अपनी किताब में कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ाई हैं। उन्होंने अपनी नई किताब में मुंबई हमले को लेकर मनमोहन सिंह सरकार पर निशाना साधा है। मनीष तिवारी ने अपनी आने वाली किताब में कहा है कि मुंबई हमले के बाद भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। आजकल कांग्रेस के अंदर ही उसकी कार्यशैली पर सवाल उठाते रहने वाले मनीष तिवारी ने लिखा है कि कार्रवाई न करना कमजोरी की निशानी है। मनीष तिवारी ने मुंबई हमले की तुलना अमेरिका के 9/11 से करते हुए कहा कि भारत को उस समय अमेरिका की तरह ही जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। मनीष तिवारी ने अपनी किताब के जरिए बीजेपी को मौका दिया है, जिसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय समेत कई नेताओं ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कहा कि सलमान खुर्शीद के बाद एक और कांग्रेसी नेता ने अपनी किताब बेचने और अपने फायदे के लिए यूपीए को दोषी बताया है। मालवीय ने कहा कि मनीष तिवारी ने अपनी नई किताब में 26/11 के बाद संयम के नाम पर यूपीए सरकार की कमजोरी की आलोचना की है। एयर चीफ मार्शल फली मेजर पहले से ही ये कहते रहे कि भारतीय वायुसेना हमले के लिए तैयार है, लेकिन यूपीए सरकार जमी रही। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।